तो मैं हूं आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द हिंदू 9 जुलाई एडिशन की। आज संडे है दोस्तों, तो इसका कलर भी लाल है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से, जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म को बनाने जा रही है। अब दोस्तों आप सोचेंगे ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस एडिशन में। दोस्तों ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नारियों के लिए, महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है, उसका नाम है नारी अदालत। नारी अदालत। दोस्तों ये नारी अदालत क्या है? दोस्तों पहले तो आपको पता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है। दोस्तों अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वो मैकेनिज्म होता है जहां जो भी विवाद है, जो भी लोगों के बीच में विवाद होता है, वो आउट ऑफ कोर्ट के बाहर ही सेटल करने की कोशिश की जाती है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कम में अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट मतलब कोर्ट का अल्टरनेट, कोर्ट के अल्टरनेटिव जो भी मैकेनिज्म्स होते हैं उसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कौन कौन से हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो कोर्ट के बाहर जो भी मसले हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉल्व करने के, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो भी व्यवस्था बनाई जाती है उसे हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कहते हैं। अब ये जो नारियों के लिए, वुमेन के लिए व्यवस्था बनाई गई है, इसका नाम है नारी अदालत। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये नारी अदालत है क्या? दोस्तों नारी अदालत वो जगह है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी राइट्स और पैट्रियार्कल सिस्टम, इससे रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं नारियों के, उसको सॉल्व किया जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा, उसकी चर्चा होगी और उसका समाधान निकाला जाएगा। कहाँ पे? विलेज लेवल पे ही। दोस्तों विलेज लेवल पे ही ये नारी अदालत बनाए जाएंगे और वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी राइट, पैट्रियार्कल सिस्टम, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे महिलाओं से रिलेटेड उसका निस्तारण किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वो वहीं के वहीं सॉल्व किए जाएं, ताकि जो हमारे कोर्ट्स हैं उन पे प्रेशर ना बढ़े। तो दोस्तों ये भी एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का एक एम होता है कि हमारे कोर्ट से जो प्रेशर है, कोर्ट के ऊपर जो पेंडेंसी है वो कम हो जाए और कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर दिया जाए। दोस्तों अभी ये जो प्रोजेक्ट है नारी अदालत, इसको लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट बेसिस पे लागू किया जाएगा। 100 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 50 डिस्ट्रिक्ट असम के होंगे और दोस्तों 50 डिस्ट्रिक्ट होंगे आपके जम्मू एंड कश्मीर के। 50 डिस्ट्रिक्ट आपके होंगे जम्मू एंड कश्मीर के। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर और असम के 50-50 डिस्ट्रिक्ट में इसको पायलट बेसिस पे शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो नारी अदालत होंगे, इसके मेंबर्स कौन होंगे? दोस्तों हर विलेज लेवल पे इसमें 7 से 9 मेंबर्स होंगे और दोस्तों इस 7 से 9 मेंबर में आधे मेंबर जो होंगे वो ग्राम पंचायत के इलेक्टेड मेंबर होंगे और आधे मेंबर्स जो होंगे दोस्तों वो उसी गांव के टीचर्स, डॉक्टर्स और सोशल वर्कर्स, ये जो होंगे आधे, बाकी बचे जो आधे मेंबर्स होंगे वो टीचर, डॉक्टर और सोशल वर्कर्स होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो कंपोजिशन वो इस तरह से रखी गई है कि उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्टेड लोग हैं, वो सब लोग रहें, कंपोजिशन की सबके रहे, ताकि एक हॉलिस्टिक और एक जुडिशियस जो वुमेन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको बनाया जा सके और उनकी प्रॉब्लम्स की समाधान विलेज लेवल पे ही किया जा सके। लेकिन दोस्तों एक बात इसमें और है कि इन नारी अदालतों का अभी कोई लीगल स्टेटस नहीं है। जैसा अभी आगे हम चर्चा करेंगे, लोक अदालत है, ग्राम न्यायालय है, इनका लीगल स्टेटस है, लेकिन इन नारी अदालत का अभी लीगल स्टेटस कोई नहीं है। तो दोस्तों ये था नारी अदालत के बारे में, जो विलेज लेवल पे बनेगी। डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, पैट्रियार्कल सिस्टम, इस पे इनसे रिलेटेड नारियों के जो वुमेन के रिलेटेड जो मुद्दे हैं उस पे इसमें चर्चा होगी, उसमें इसके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। 50 डिस्ट्रिक्ट असम में है और 50 डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है जहां इसको लागू किया जा रहा है। इसमें 7 से 9 मेंबर होंगे, आधे इलेक्टेड मेंबर होंगे ग्राम पंचायत के, आधे मेंबर्स के टीचर होंगे, डॉक्टर होंगे, सोशल वर्कर होंगे और इसका अभी कोई लीगल स्टेटस नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं।
ये एक नॉन एडवर्सियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है जहां लोग कोऑपरेटिवली आपस में मिल के सहमति से अपने डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करते हैं। और ये आउट ऑफ कोर्ट होता है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट का ही अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फाइंड किया जा रहा है। ये 4 तरह के होते हैं दोस्तों। आर्बिट्रेशन में क्या होता है दोस्तों, एक ट्राइब्यूनल अलग से बनाई जाती है और उसमें आर्बिट्रेशन किया जाता है 2 डिस्प्यूटेड पार्टी के बीच में, और जो भी फैसला आता है वो बाइंडिंग होता है पार्टीज़ के बीच में। फिर दोस्तों दूसरा आता है कंसिलिएशन में दोस्तों एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं उनके बीच में विवाद को हल करती है, कंसील करती है और दोनों को एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिसीजन पे लाती है ताकि वो अपने डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन कर सकें। दोस्तों इसके कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन के लिए हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो प्रोफेशनली ये काम करती हैं। दोस्तों मीडिएशन होता है तीसरा। मीडिएशन में दोस्तों ये कुछ कंसिलिएशन जैसा ही होता है, बस इसमें एक इम्पार्शियल पर्सन होता है मीडिएटर, जो कि इनिशिएटिव लेता है 2 डिस्प्यूटेड पार्टी के बीच में सुलह कराने की और एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन निकालने की। फिर दोस्तों नेगोशिएशन होता है। दोस्तों नेगोशिएशन और इन तीनों में अंतर ये है कि नेगोशिएशन में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, इसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं वो खुद ही मिलते हैं और आपस में एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालते हैं। तो दोस्तों ये 4 तरह के ADR हो गए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो ADR हमारे देश में अभी चल रहे हैं, लागू हैं। पहला है लोक अदालत। दोस्तों ये एक ऐसा प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही लिटिगेशंस को ख़त्म करने के लिए लोक अदालत का निर्माण किया गया। दोस्तों ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत बनाया गया। देखिए दोस्तों इसका लीगल स्टेटस है नारी अदालत के अगेंस्ट, इसका लीगल स्टेटस है। नारी अदालत का भी कोई लीगल स्टेटस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस एक्ट में दोस्तों जो भी फैसला लोक अदालत सुनाएगी वो एक सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर होगा और इस सारे पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है। और अगर दोनों पार्टीज़ ये इसके डिसीजन को मान लेती हैं तो फिर उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती है। अगर मान लिया तो अपील नहीं होगी, हाँ अगर नहीं माना तो आप अपील कर सकते हैं। अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील नहीं, अगर पार्टी सेटिस्फाइड हैं तो अपील हो सकती है दोस्तों, लेकिन अगर पार्टीज़ अगर सेटिस्फाइड हैं तो अपील नहीं हो सकती है। अगर पार्टी सेटिस्फाइड है तो अपील नहीं होगी और पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ग्राम न्यायालय के बारे में देखते हैं। ग्राम न्यायालय भी दोस्तों ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंतर्गत बनाए हैं। ये इनका भी लीगल स्टेटस है दोस्तों। ग्राम न्यायालय जो है वो न्याय अधिकारी द्वारा प्रिसाइड किया जाता है, जो कि एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर होता है और इसका अपॉइंटमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपॉइंटमेंट करती है, वहाँ की जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट होती है उससे कंसल्ट करने के बाद। और इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है दोस्तों, जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी एरिया इस ग्राम न्यायालय को देगी उस एरिया में इसका ज्यूरिसडिक्शन होगा और वो भी हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। और दोस्तों ये जो ग्राम न्यायालय से मोबाइल कोर्ट की तरह भी काम करते हैं। वो अपने ही जो अपना क्षेत्र होता है वहाँ घूम के जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उनका निस्तारण करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं और अपने फैसले सुनाते हैं। और इनको सिविल और क्रिमिनल दोनों ज्यूरिसडिक्शन होता है। और जो इनका ज्यूरिसडिक्शन है वो जो इनका प्राइमा फेसी ज्यूरिसडिक्शन होता है वो हाई कोर्ट्स फिक्स करती हैं दोस्तों। तो ये था ग्राम न्यायालय के बारे में कुछ जानकारी दोस्तों। ये दोनों हमारे देश में अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के एक तरीके हैं दोस्तों। देखिए UCC पे बहुत चर्चा चल रही है देश में दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। और अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो ट्राइबल बॉडीज़ हैं हमारे देश में वो इसका विरोध ज़्यादा कर रही हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सिख के मैरिज एक्ट्स हैं और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कस्टम्स हैं उनको UCC से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब तक UCC का पूरा लेखा जोखा ये बिल पास नहीं हो जाता, जब तक UCC के क्या क्लॉज हैं, क्या टर्म्स हैं, ये ट्राइबल्स के सामने नहीं आ जाते, तब तक लोगों में एक एप्रीहेंशन तो रहेगा ही कि भाई ऐसा ना हो हमारे कस्टम्स को, हमारे ट्रेडिशन को ये UCC जो है वो बर्बाद कर दे, ख़राब कर दे। तो इसीलिए ट्राइबल बॉडीज़ जो हैं नॉर्थ ईस्ट में और झारखंड जैसे स्टेट्स में वो UCC का विरोध कर रही हैं। तो दोस्तों देखते हैं UCC आखिर ट्राइबल्स को कैसे इफेक्ट पहुंचा सकता है। अगर UCC को फुल फेज में लागू कर दिया गया तो ट्राइबल्स को क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये थोड़ा इसकी चर्चा करते हैं हम दोस्तों। पहले बता दें UCC है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 TPSP के अंतर्गत आता है और इसको ये इन्फोर्सेबल अभी नहीं है,
सिर्फ एक गोवा स्टेट है जिसने यूसीसी से रिलेटेड लॉ बनाए हैं और अभी देश में कहीं नहीं लॉ बना है और ऐसी चर्चा हो रही है कि मानसून सत्र में इस पर कोई ना कोई लॉ बनाया जाएगा। आप देखते हैं दोस्तों ये ट्राइबल कम्युनिटी को कैसे इफेक्ट करता है। दोस्तों जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और झारखंड के जो हमारे ट्राइब्स हैं उनके जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं वो बहुत ही यूनिक है। उनके जो उनके ट्रेडिशन है, जो उनके कल्चर है वो हमसे बहुत अलग है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल सी बात है, हम लोग प्लेन एरिया, विलेज, अर्बन एरियाज में रहते हैं, लेकिन वो लोग जंगल में रहते हैं दोस्तों। तो जंगल में रहने के तौर तरीके, नेचर के पास रहने से उनके जो कस्टम्स हैं वो बहुत ही हम डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पीपल जो विलेज में रह रहे हैं और अर्बन एरिया में रह रहे हैं। तो इन्हीं कस्टम्स, और ये कस्टम्स बहुत पुराने हैं दोस्तों, हज़ारों साल पुराने कस्टम्स हैं जो वो अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि तब भी वो नेचर के पास रहते थे, आज भी वो नेचर के पास रहते हैं, तो वो कस्टम्स में बहुत चेंजेस नहीं हुए हैं। और हम जब बात करते हैं कि इनको सोसाइटी में इम्बाइब करने के लिए अपने अर्बन और जो हमारे मॉडर्न सोसाइटी है उसमें लाने के लिए, तो दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि इनकी भी सोसाइटी इनके प्लेस ऑफ रेसिडेंस के हिसाब से सही है, बढ़िया है। हमको अगर जंगल में जाके रहना होगा तो हमें भी शायद इनके ट्रेडिशंस और कल्चर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन चूँकि अब फॉरेस्ट एरिया डिग्रेड हो रहे हैं, वहाँ कंपनीज लग रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो इन ट्राइब्स के लिए जो इनका मेन मूलभूत समस्याएं हैं, इन ट्राइब्स के लिए जो इनकी आइडेंटिटी है वो इन सब चीज़ों से खतरे में पड़ रही है। क्योंकि जो विलेज और अर्बन एरिया है वो एक्सपैंड हो रहे हैं और जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो डिमिनिश हो रहे हैं। तो इस वजह से इनका जो कल्चर है वो खतरे में पड़ रहा है। और इसी को एडेड इंसल्ट टू द इंजरी अब यूसीसी आ रहा है, जिससे इनको और डर लग रहा है कि अब इनके ट्रेडिशंस कस्टम्स है वो और खतरे में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों हमने जैसा कि मैंने बताया फॉरेस्ट एरिया में होने की वजह से इनके ट्रेडिशंस और कल्चर्स काफ़ी अलग हैं। दोस्तों एक अनुमान लगाया गया है कि लगभग 6,443 ऐसे कास्ट हो सकते हैं जिनको यूसीसी के वजह से जिनके ट्रेडिशंस कल्चर पे कुछ न कुछ क्षति पहुंचेगा। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो पॉलीगामी प्रैक्टिस करते हैं जो कि यूसीसी में शायद इलीगल माना जाए, जैसे कि बैगा ट्राइब हैं, लूसिया ट्राइब हैं, गोंड हैं, ये सब नागा ट्राइब्स हैं, ये सब पॉलीगामी प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों इसके अलावा पॉलीएंड्री भी बहुत सारे, पॉलीएंड्री मतलब एक पत्नी बहुत सारे पति, पॉलीगैमी मतलब एक पति बहुत सारी पत्नियां। तो पॉलीएंड्री भी बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में प्रेवलेंट है, जैसे तियान कम्युनिटी हो गई, टोडा हो गई तमिलनाडु की, लद्दाखी बूटिया हो गए, रोता हो गए, और खासा जो कम्युनिटीज़ हैं हिमालयन बेल्ट की, इसमें भी जो पॉलीएंड्री सिस्टम है वो बहुत ही प्रचलित है। तो यूसीसी आएगा तो इस पर भी खतरा हो जाएगा। और दोस्तों बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो मैट्रिनियल होती हैं। एक होता है पैट्रियार्कल, एक होता है मैट्रिनियल। मैट्रिनियल क्या होता है दोस्तों? पैट्रियार्कल क्या होता है? जहाँ पुरुष प्रधान समाज रहे, मतलब पिता ही जो है, जो पुरुष है वो फैमिली का हेड है। लेकिन मैट्रिनियल सोसाइटी में क्या होता है, जो महिला होती है वो फैमिली की हेड होती है। ये एक अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हमको ट्राइब से सीखना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के दिशा में। लेकिन यूसीसी से इस कस्टम से पे भी खतरा माना जा रहा है ट्राइब्स के, कि मैट्रिनियल कम्युनिटी शायद हो सकता है वो एग्जिस्ट ना करे यूसीसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद। और जैसे हम लोग क्या होता है, हमारे सोसाइटी में हम लोग अपने फादर का सरनेम लेते हैं, लेकिन मैट्रिनियल कम्युनिटी में क्या होता है कि सरनेम जो होता है वो मदर का लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो एनोमलीज़ हैं वो अगर यूसीसी लागू हुई तो ट्राइबल्स को ये डर है कि ये सारी हमारी ट्रेडिशंस कस्टम्स खतरे में पड़ सकते हैं, इसीलिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ का विरोध कर रही हैं। हालांकि जो सरकार है हमारी वो बार बार इस चीज़ को बार बार ट्राइबल कम्युनिटी से कम्युनिकेट कर रही है कि आपके ट्रेडिशंस और कस्टम्स को यूसीसी से कोई खतरा नहीं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जो भी लॉ पास किया जाएगा वो यूसीसी वो ट्राइबल्स कम्युनिटी और कस्टम्स को कितना रिस्पेक्ट करती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप याद रख सकते हैं और अपने एग्जाम्स में, मेंस में, खासकर पर्टिकुलरली मेंस में उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कम अप विद द रेयर फाइंडिंग्स इन तमिलनाडु। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट को तमिलनाडु में कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि संगम एज के हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों उनको क्या क्या मिले हैं? एक गोल्ड स्टड मिला है, एक बोन पॉइंट मिला है, और एक कार्नियल बीड मिला है। बीड मतलब बाली, तो कार्नियल बीड, बोन पॉइंट मतलब हड्डी का कोई एक टुकड़ा मिला है, और गोल्ड का एक स्टड मिला है। तो ये दोस्तों
आर्कोलॉजिस्ट को तमिलनाडु में मिला है और वो उनका ये कहना है कि संगम एज का है। तो दोस्तों संगम एज क्या है दोस्तों, आपने पढ़ा ही होगा संगम एज के बारे में, यहाँ एक बार फिर चर्चा करते हैं। दोस्तों इसके पहले एक बता दें कि ये जो इनको ये रेयर फाइंडिंग्स मिली है वो एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मिला है जिसको हम कहते हैं लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लिडार टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ये एग्जाम में यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों संगम एज के बारे में पहले देखते हैं। संगम एज दोस्तों एक जो जिस 6th BC से लेके 3rd सेंचुरी CE तक का जो पीरियड है साउथ इंडिया में उसको संगम पीरियड माना जाता है। और दोस्तों इसमें 3 डायनेस्टीज़ रूल करती थी इस समय पे, जिसको हम चेरा, चोला और पांड्या कहते हैं। और यही इन डायनेस्टीज़ का जो रूल है, यहाँ के जो सोशियो कल्चर जो प्रैक्टिसेस थे, यहाँ की जो इकोनॉमी थी, इसके बारे में हमें संगम एज के जो टेक्स्ट्स हैं उनसे इनके इस एज के कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है। और कौन से टेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस मैप में हम साउथ इंडिया को संगम पीरियड में दे सकते हैं। इसमें चोला थे, चेरा थे, पांड्या थे। चोला दोस्तों आप देख सकते हैं अपर तमिलनाडु वाले पार्ट में थे, पांड्या दोस्तों लोअर तमिलनाडु वाले पार्ट में थे और श्रीलंका में, और चेरा दोस्तों थे केरला वाले रीजन में। तो दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। तो ये स्टेट वाइज जो इसका बाइफर्केशन है आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, चोला, चेरा और पांड्या का। तो दोस्तों संगम टेक्स्ट जो है, संगम लिटरेचर जो है वो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई संगम एज को डिकोड करने में, उस समय के सोशल रिलीजियस एस्पेक्ट्स को जानने में। तो उसमें जो मेन जो हमारे टेक्स्ट थे वो थे टोल्कापियम, इगुट्टुगाई, पुट्टक्कापट्टू, पाथिनकने केलेकनकू, और 2 एपिक्स थे। उनका नाम था दोस्तों सिलापट्टा करीमम और मानी में गलाई। दोस्तों ये नाम बहुत टेढ़े हैं तो इसको मैंने ऐसे याद किया। टोकापियम को तो दोस्तों आप याद कर सकते हैं, बाकी इन तीनों को मैंने याद किया इट्टू पट्टू पथ, ये 3 लिटरेचर थे। और एपिक्स का नाम मैंने याद किया सीला और मनी। तो दोस्तों ये कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सीला मनी से पकड़ लेंगे कि ये एपिक्स है, और इट्टू पट्टू पथ से आप पकड़ लेंगे कि ये संगम लिटरेचर की बात कर रहा है। तो दोस्तों अब थोड़ा देख लेते हैं क्या है दोस्तों। टोक्लापियम जो है वो टोक्लापियाड के द्वारा लिखा गया था, और ये तमिल ग्रामर है। और सिर्फ ये तमिल ग्रामर ही नहीं है, वो उस समय के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी बताता है। इट्टू के बारे में देख लो दोस्तों, इट्टू 8 एंथोलॉजीज़ हैं, इट्टू में 8 एंथोलॉजीज़ की बात की गई है। पट्टू में देख लेते हैं ये 10 आइडियल्स है दोस्तों, इसमें 10 आइडियल्स की बात की गई है। पथ के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, पथ क्या है, ये दोस्तों इथिक्स और मोरल की किताब है। ये पथ, मैं पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ, जिससे मैंने याद किया था वही बता रहा हूँ। पथ क्या है दोस्तों, ये इथिक्स और मोरल की किताब है जो संगम पीरियड में बहुत ही विख्यात थी, और आज भी इसको रेफ़र किया जाता है। और ख़ासकर अब जब एथिक्स का एक सिलेबस हमारे यूपीएससी में है तो इसका भी रेफरेंस हम कहीं ना कहीं दे सकते हैं अपने पेपर के आंसर्स में। और सीला जो है दोस्तों, सीला जो है लिखा गया था एंग्लो अगलदार द्वारा, और मनी जो है लिखा गया था सितलाई सत्तरनार द्वारा। और ये भी दोस्तों संगम सोसाइटी और पॉलिटी के बारे में बहुत ही विशेष जानकारियाँ देते हैं। और ये 2 एपिक्स थे दोस्तों, जैसे हमारे एपिक्स हैं रामायण और महाभारत, उसी तरह की ये भी एपिक्स हैं जो साउथ इंडिया संगम पीरियड में बहुत ही प्रचलित थे। अब दोस्तों हम लिडार के बारे में देख लेते हैं, लिडार से कैसे इसको पाया गया है। दोस्तों लिडार एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जो लाइट को यूज़ करती है पल्स्ड लेज़र के फॉर्म में, और एक रेंज मतलब एक जगह विशेष में वो सर्वे करती है कि उस जगह में क्या क्या चीज़ें पाई जा सकती है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम आर्कोलॉजिकल रिमेन्स की बात करें तो हम अगर एक पर्टिकुलर जगह में आर्कोलॉजिकल रिमेन्स को सर्च कर रहे हैं तो वो रिमोट सेंसिंग, तो लिडार टेक्नोलॉजी जो है रिमोट सेंसिंग मेथड से एक पल्स लेजर भेजेगी उस एरिया में, और उससे पता कर उसका एक 3D प्रिंट निकालेगी, एक इमेज निकालेगी, और उससे पता करने की कोशिश करेगी कि क्या यहाँ पे कुछ भी आर्टिफैक्ट्स या फिर कुछ भी जो सब्जेक्ट इन क्वेश्चन है वो प्रेजेंट है कि नहीं। और दोस्तों ये बहुत ही एक्यूरेट और हाई रेजोल्यूशन का होता है, ये 3 डायमेंशन इन्फॉर्मेशन बहुत ही एक्यूरेट और हाई रेजोल्यूशन का होता है, जिससे हम ना सिर्फ आर्टिफैक्ट्स लेकिन और भी जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये एक इमेज मैंने बनाई, ये इमेज मैंने कॉपी किया है, इसको देखिए, ये एक प्लेन है और ये पल्स हैं जो लेज़र पल्सेस हैं, और ये एक रीजन है जहाँ हम इंफ्रारेड पल्सेस भेजते हैं, और विद
रिफ्लेक्ट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं, जब ये पल्सेस यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं तो ये हमें बताती हैं कि इस जगह पे क्या चीज़ हो सकती है। और वो फिर हम दोस्तों जीपीएस के द्वारा उसके लोकेशन को ट्रैक करते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और यहाँ पता चल जाता है कि जो भी चीज़ हम यहाँ खोज रहे हैं वो इस पर्टिकुलर जगह पे है कि नहीं। अब दोस्तों आते हैं, देखिए दोस्तों एक खबर है कि जो ब्रिटिश लॉ मेकर्स हैं, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियंस हैं, उन्होंने एक रैली की है कि एलिफेंट्स को इंडिया में बचाया जाए। मतलब उनका ये मानना है कि भैया एलिफेंट जो है इंडिया में उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि एलिफेंट्स को हम फॉरेस्ट से कैप्चर करते हैं, अपने यहाँ जो हमारे यहाँ प्रोसेशंस हैं उसमें उनको शामिल करते हैं, जो हमारे पिलग्रिम्स हैं, जो हमारे पूजा पाठ करने के तरीके हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उसमें हम एलिफेंट्स को बहुत यूज़ करते हैं और उनके साथ अत्याचार करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक रैली कॉज की है। तो दोस्तों ये इनको पता ही नहीं है हमारे देश के ट्रेडिशन कल्चर के बारे में, और ये इस तरह की रैलियाँ ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ये दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया हम कितने बड़े जानवरों के हितैषी हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि इकलौता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे देश में है जिसने आज तक सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन किया है किसी भी प्लांट और एनिमल का, और यही वो ब्रिटिश हैं जिन्होंने हमारे देश में टाइगर्स, एलिफेंट्स, लायन, इन सब की पॉपुलेशन को डिसप्रपोर्शनेटली घटा दिया था शिकार कर करके। और अगर आपको इसका जीवंत एग्जाम्पल देखना तो RRR मूवी में को देखें, जिसमें शुरू में इनका जो एक जनरल रहता है वो किस तरह से जानवरों को मार के और उनकी नुमाइश करता था। और वही सच्चाई है दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश में के जंगलों को ख़त्म किया था, जानवरों को ख़त्म किया था। और आज इन्हीं लोगों की वजह से हम लोगों को टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसी चीज़ों को बनाना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि हम एनिमल्स और वहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि ये उसकी पॉपुलेशन को ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। चीता तो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो ही गए, अगर ये कुछ और साल रह जाते तो टाइगर, एलिफेंट भी एक्सटिंक्ट हो जाते। तो अब ये लोग शो कॉज कर रहे हैं कि भैया एलिफेंट्स जो हैं वो इंडिया में सेफ़ नहीं हैं। पहले ये लोग ये बता दें कि इनके जब ये कॉलोनी में थे तो कितने एलिफेंटों को इन्होंने मारा था, कितने टाइगर्स को इन्होंने मारा था। चलिए दोस्तों, खैर ये तो अलग बात हो गई। अब हम अब इन लोगों की आंखें खोलते हैं और स्टेटस ऑफ एलिफेंट दिखाते हैं इंडिया में क्या है। दोस्तों इंडिया के पास 27,000 एशियन एलिफेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी भी स्पीशीज़ की वर्ल्ड में। दोस्तों एलिफेंट सेंसस 2017 के हिसाब से कर्नाटका में ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलिफेंट पाए जाते हैं, जो है 6049। फिर असम में पाए जाते हैं 5719 और केरल में पाए जाते हैं 3054। और 60% ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। और एलिफेंट को हम नेचुरल हेरिटेज एनिमल भी बोलते हैं अपने देश का। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि अफसोस नहीं पता है। और देखिए दोस्तों एलिफेंट के बारे में बता दें, देखिए दो तरह के होते हैं, ये अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं, एशियन एलिफेंट होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट भी दो तरह के होते हैं, अफ्रीकन सवाना वाले, अफ्रीकन फॉरेस्ट वाले। ये इंडेंजर्ड हैं अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो है एलिफेंट जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और हमारे देश के जो एशियन एलिफेंट्स हैं दोस्तों, जो कि इंडिया, सुमात्रा और श्रीलंका में पाए जाते हैं, वो इंडेंजर्ड हैं। और दोस्तों हम लोग वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाते हैं, जो कि 12 अगस्त को होता है दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इन ब्रिटिश एमपीज़ को पता होना चाहिए। उनको नहीं पता है तो मेरा वीडियो उन तक किसी तरह पहुंच जाए तो वो पता चल जाए। चलिए दोस्तों, अब मणिपुर की खबर पे आते हैं। दोस्तों देखिए मणिपुर में जो डिस्प्रपोर्शनेट वायलेंस चल रहा था, हालांकि उस पर कुछ लगाम अभी लगा है, तो अब जब वहाँ थोड़ी नॉर्मलसी आ रही है तो अब वहाँ के जो सिविल सोसाइटी के और लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो इंटरनेट आपने बैन किया है उस पर कुछ सेफगार्ड्स के साथ बैन हटाइए। और इसी पे 12 मेंबर कमेटी बनाई है मणिपुर हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने कि आप ये कमेटी का काम ये होगा कि ये सजेस्ट करो कि भैया जो इंटरनेट बैन है वो किस तरह से लिफ्ट किया जा सकता है। दोस्तों अभी हाल ही में ट्राई की भी खबर आई थी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने ये कहा कि भैया जो इंटरनेट है उसका यूज़ हम एक लिमिटेड स्केल पे मणिपुर में दे सकते हैं। और लिमिटेड स्केल क्या है कि जैसे जो OTT कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके द्वारा कम्युनिकेशन को हम रेगुलेट कर लें, बाकी जो भी सर्फिंग वाली चीज़ें हैं उसको हम चलने दें। और इसी तरह इंटरनेट ये जो पैनल है उसको भी ये कहा गया है कि आप ये बताइए कि क्या
लिमिटेड स्पीड 10 Mbps स्पीड के थ्रू और ये OTT कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को बैन करके क्या इंटरनेट वहाँ चलाया जा सकता है, इसके बारे में आप रिपोर्ट दें। तो दोस्तों इसी के बारे में ये न्यूज़ है पूरी, और देखिए आगे क्या होता है। अब इस पैनल के रिकमेंडेशन पे निर्भर करेगा कि मणिपुर में कितना इंटरनेट खोला जाता है और कितना बंद किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अग्निपथ स्कीम आया है हाईलाइट में। दोस्तों अग्निपथ स्कीम में अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि पहले तो इनटेक बढ़ाया जाए, और दोस्तों ये अग्निपथ के जो कैडेट्स होते हैं वो नॉन परमानेंट कमीशन के होते हैं। तो और जब ये रिटायर करते हैं 4 साल बाद, तो उसमें से 25% जितने भी लोग इनटेक हुई रहती है उसमें से 25% लोगों को परमानेंट कमीशन में डाल दिया जाता है। तो अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इस 25% को बढ़ा के 50% किया जाए और जो इनटेक है उसको भी बढ़ाया जाए। तो अभी दोस्तों इस साल लगभग 25,000 पदें आए थे, पोस्ट आए थे अग्निवीर के। तो अब गवर्नमेंट इसको कह रही है कि हर साल अराउंड 46,000 हर साल अराउंड 46 से 50,000 तक के अग्निवीरों को भर्ती किया जाए और इसमें से 50% को परमानेंट कमीशन दे दिया जाए। तो दोस्तों अग्निपथ स्कीम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये जून 2022 में लाया गया था और उसको सितंबर 2022 से इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें दोस्तों 45 से 50,000 सोल्जर्स को हर साल रिक्रूट करना था और 4 साल के लिए रिक्रूट करना था, जिसमें 75% को 4 साल बाद सर्विस छोड़ देनी थी और 25% लोगों को परमानेंट कमीशन मिल जाता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी? ये PBORs के लिए है दोस्तों। PBORs मतलब पर्सनल ब्यूरो ऑफिसर्स रैंक, मतलब जो कमीशन ऑफिसर होते हैं जैसे लेफ्टिनेंट एंड अबव, इनके लिए नहीं है ये लेफ्टिनेंट से नीचे जो होते हैं जैसे सिपाही, नायब सूबेदार, हवलदार, सूबेदार, इस तरह की जो रैंक्स होती हैं इनके लिए ये है। तो इनकी एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 17 साल से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। और जितने भी क्राइटेरिया हैं रिक्रूटमेंट की वो पहले वाली क्राइटेरिया से एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया गया है। अब इनकी बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता। इनको दोस्तों 4.6 लाख के पर एनएम के पैकेज में पे भर्ती किया जाता और वो बढ़ के 6.92 लाख का पैकेज हो जाता चौथे साल तक, जब तक कि वो रिटायर होते। उसके बाद उसके अलावा मंथली सैलरी के अलावा दोस्तों उनको अलाउंसेस और यूनिफॉर्म का भी पैसा मिलता। जो भी गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, वीर चक्र होते हैं, वो उनको मिलेगा जैसे कि हमारे सोल्जर्स को मिलता है। वो सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सेवा निधि एक बनाया गया है अग्निवीर्स के लिए, जिसमें 30% उनकी सैलरी होगी वो गवर्नमेंट देगी। मतलब वो 30% उनको नहीं देना, वो 30% जितनी भी सैलरी होगी वो गवर्नमेंट उस सेवा निधि में डालेगी और उसमें इंटरेस्ट होगा। और एट द एंड ऑफ द 4th ईयर जब वो निकलेंगे तो लगभग 11.5 लाख रुपए उनको लमसम मिल जाएगा, जो कि टैक्स फ्री अमाउंट होगा दोस्तों, जिससे वो अपना कोई भी व्यवसाय काम चालू कर सकते हैं। और लीव्स जो होंगे दोस्तों 30 साल एनुअल लीव जैसे मिलता है उनको अग्निवीर्स को भी मिलेगा, और इनको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा जो कि 48 लाख का होगा अपने सर्विस के दौरान। तो ये सारे बेनिफिट्स थे जो अग्निवीर को दिए गए थे, वो अभी भी दिए जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट उनका इनटेक और परमानेंट कमीशन में जितने लोगों को रखना है वो दोनों बढ़ाने के बारे में सोच रही है दोस्तों। अब अगली खबर पे आते हैं, जो एकनाथ शिंदे जी हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि वो गढ़चिरौली से नक्सलाइट खत्म कर देंगे, नक्सलिज्म खत्म कर देंगे। अब दोस्तों गढ़चिरौली कहाँ है दोस्तों? गढ़चिरौली है आपका महाराष्ट्र में कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको मैं मैप दिखाता हूँ कहाँ है गढ़चिरौली। देखिए ये है गढ़चिरौली, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के बगल में है। देखिए ये हमारा है रेड जोन जो है हमारे देश में, रेड कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, जो कि नक्सल प्रभावित कॉरिडोर है। इसमें छत्तीसगढ़ भी है और यहीं पे है गढ़चिरौली, जो कि छत्तीसगढ़ के बगल में होने की वजह से और फॉरेस्टेड एरिया होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा नक्सलिज्म से प्रभावित रहता है। हालांकि उसमें यहाँ अब नक्सलिज्म की गतिविधियों में कमी आई है, तो हमारे एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि इसको तो मैं अब ख़त्म ही कर दूँगा। तो थोड़ा नक्सलिज्म के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसको हम लोग माओइस्ट वर्ल्ड वाइड कहते हैं, लेकिन नक्सलिज्म इंडिया में कहते हैं। ये नक्सलबाड़ी विलेज वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था 1967 में, और इसके जो ओरिजिन है वो तेलंगाना पीजेंट रिबेलियन 1946-51 के में देखा जा सकता है, जहां जो कि 1967 तक पीक पे था। और इसमें पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, आदिवासी, वो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट उन्होंने जंग छेड़ दी थी। नक्सलबाड़ी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल से इसका शुरुआत हुआ था दोस्तों। और दोस्तों अभी हाल ही में दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही छत्तीसगढ़ में बहुत ही
घाटली अटैक हुआ था जिसमें हमारे 10 सोल्जर्स मारे गए थे। और नक्सल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें दोस्तों देश में कमी तो आई है, लेकिन रह के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हमें नक्सलाइट्स की सुनने को मिल जाती है, जिसमें हमारे जवान मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, जो कि एक बहुत दुखद खबर है। और गवर्नमेंट अब पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि नक्सल मूवमेंट की जो आखिरी फेज़ है ये, जिसको हमारी होम मिनिस्टर कहती है लास्ट फेज़ ऑफ नक्सल मूवमेंट इन इंडिया, उसको अब ख़त्म किया जाए। लेकिन जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और महाराष्ट्र के कुछ एरियाज़ में पोस्टेड हैं, उनकी जान पे खतरा बना है। हालांकि वो बहुत बहादुरी से इन नक्सलियों का मुकाबला कर रहे हैं, इन्हें मार रहे हैं, इनको एलिमिनेट कर रहे हैं, इनके लीडर्स को पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अभी मूवमेंट ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और रह के कुछ न कुछ घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रेजेंट स्टेटस बता दें आपको नक्सलिज्म का इंडिया में 77% ड्रॉप हो चुका है दोस्तों, ये 2009 से और 2021 के बीच में। और दोस्तों 2009 में 2258 इंसिडेंट्स हुए थे, जो कि अब 509 पे आ गए हैं, लेकिन इंसिडेंट्स तो हो ही रहे हैं। और इसमें सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों की डेथ्स होती है, लेकिन वो 85% की उसमें कमी आ गई है। लेकिन कमी जो भी आई है दोस्तों, लेकिन डेथ्स तो हो ही रहे हैं। एक भी पर्सन अगर मरता है नक्सलियों के हमले से तो वो पूरे देश पे चोट कहा जाएगा, और उससे लड़ने के लिए अभी भी बहुत कुछ किए जाना बाकी है। न सिर्फ आर्म्ड रेजिस्टेंस, बल्कि डेवलपमेंटल अप्रोच भी इसमें होना चाहिए। अगर ये एरियाज़ में डेवलपमेंट और इनके जो नक्सलाइट्स हैं वहाँ, या नक्सलाइट्स के जो सपोर्टर्स हैं, उन तक डेवलपमेंट सही से रीच करेगी तो शायद उनके मन में नक्सलाइट्स के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो हट के हमारे गवर्नमेंट के प्रति आएगी, जिससे भी ये नक्सलिज्म काफ़ी कम होगा। हालांकि गवर्नमेंट इसमें काफ़ी स्टेप्स उठा रही है, जिसकी वजह से ये कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी नक्सलिज्म ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सेंटर जो है वो और भी बहुत सारे सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर्स में ऐड करेगी। और दोस्तों ये इसमें क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये है ऑप्थेल्मिक और ENT प्रॉब्लम्स, ओरल हेल्थ केयर, एल्डरली और जो पैलेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड की जाएंगी। तो दोस्तों आयुष्मान भारत के बारे में एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों। आयुष्मान भारत दोस्तों सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, और इसका विजन था कि दोस्तों यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाए, सबको हेल्थ कवरेज मिले देश में जितने भी लोग हैं, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज हमारे देश में प्राइवेट में बहुत महंगी है और गवर्नमेंट में इसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। और दोस्तों इसका एम क्या है दोस्तों, कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको हॉलिस्टिकली एड्रेस किया जाए। किस लेवल पे? प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्शियरी लेवल पे। प्राइमरी मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स के लेवल पे ये इसको सॉल्व किया जाए। और दोस्तों ये 2 ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को सब्स्यूम करता है, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम SCHIS और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इन दोनों को मिला के ये स्कीम को बनाया गया है। और दोस्तों इसके अप्रोच में दोस्तों 2 चीज़ें आती हैं, 2 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं दोस्तों। एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है दोस्तों। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये लार्जेस्ट इंश्योरेंस अश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड की अभी तक, जो कि हमारी गवर्नमेंट फिनेंस कर रही है। ये 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर देती है, हेल्थ कवर करती है, और 10.7 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज इसमें कवर्ड है। फैमिलीज़ हैं दोस्तों, ये मतलब लगभग 50,000 लोग, 50,000 बेनिफिशरीज इसमें हो गए। और ये कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है हर बेनिफिशरी को। तो दोस्तों ये था PMJ का फीचर्स। अब दोस्तों अगली खबर पे आते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है 2.0। PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 लॉन्च किया है, और इसमें जितने भी स्टेट्स हैं उनको रैंक किया है, उनका परफॉर्मेंस देखा है कि भैया स्कूल एजुकेशन में इनका क्या परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों इसके कुछ सैलेंट फीचर्स हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, पहले तो PGI के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये 2017-18 में सबसे पहले लॉन्च की गई थी,
और अब ये 2000 ये जो लेटेस्ट PGI 2.0 आया है, ये लेटेस्ट है, ये 2020-21 की रिपोर्ट है। और दोस्तों इसमें स्कूल एजुकेशन सिस्टम का परफॉर्मेंस को एक्सेस किया जाता है और दोस्तों हर स्टेट और यूटी की इसमें रैंकिंग की जाती है। और इसको कौन डिवाइस किया है दोस्तों, इस टेक्निक को डिवाइस कौन किया है ग्रेडिंग की, ये डिपार्टमेंटल ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको डिवाइस किया है। अब देखिए दोस्तों, जो PGI 2.0 है, इसका एम क्या है, एक मल्टी प्रोंग्ड इंटरवेंशन जो कि ऑप्टिमल एजुकेशन आउटकम लाने में हेल्प करेगा। मतलब कि एजुकेशन आउटकम्स जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमारा देश चाह रहा है, हमारी सरकार चाह रही है, उसको अचीव करने में PGI 2.0 बहुत ही हेल्प करेगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, ये 1000 पॉइंट्स का होता है, अराउंड 73 इंडिकेटर्स, और इसको 2 कैटेगरी में ग्रुप किया गया है। पहला कैटेगरी है आउटकम और दूसरा कैटेगरी है गवर्नेंस मैनेजमेंट। इसको 6 डोमेन में फिर से डिवाइड किया गया दोस्तों। वो 6 डोमेन्स क्या है, लर्निंग आउटकम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इक्विटीज़, गवर्नमेंट प्रोसेसेस, टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और दोस्तों इसमें जो स्टेट्स हैं उनको ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, 10 ग्रेड्स में, मतलब 10 ग्रेड्स में उनको डिवाइड किया गया है। जो सबसे टॉप ग्रेड है उसको हम कहते हैं दक्ष, और जो सबसे लोएस्ट ग्रेड है उसको हम कहते हैं आकांक्षी 3। तो दोस्तों अभी आप जब रिपोर्ट देखेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी, हमारे जो रिपोर्ट है उसमें से दक्ष कोई भी नहीं है। दक्ष तो छोड़िए, टॉप 5 तक, जो टॉप 5 कैटेगरीज़ हैं, जो टॉप 5 ग्रेड्स हैं, उसमें कोई नहीं है। 6 ग्रेड से शुरू है। तो चलिए रिपोर्ट थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये इंडिया का मैप दिया हुआ है और ये सारे ग्रेड्स दिए हुए हैं। ये स्कोर है और ग्रेड्स हैं, ये 10 ग्रेड्स हैं और ये रिस्पेक्टिव स्कोर्स है। और दोस्तों ये शुरू के 5 ग्रेड में कोई नहीं है। ये 6ठे ग्रेड से स्टार्ट है, 6ठे ग्रेड से 2 स्टेट हैं, 7वें में 6 स्टेट हैं, 8वें में 13 स्टेट हैं, 9वें में 12 स्टेट हैं और लास्ट में 3 स्टेट्स हैं। और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं तो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें टॉप परफॉर्मर स्टेट्स कौन थे, चंडीगढ़, यूटी था और पंजाब टॉप परफॉर्मर थे, लेकिन दक्ष नहीं थे दोस्तों। ये थे प्रचेष्टा 2, मतलब चंडीगढ़ और पंजाब प्रचेष्टा 2 में आते हैं। ये भी एक स्टेज है और ये 6th हाईएस्ट स्टेज था। अब देखिए प्रचेष्टा 3 में आते हैं गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु, ये प्रचेष्टा 3 में आते हैं दोस्तों, और इसमें 6 स्टेट्स हैं। अब देखिए आकांक्षी 1, ये इसमें 13 स्टेट आते हैं दोस्तों, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश आकांक्षी 1 स्टेट में आते हैं। अब आ गया आकांक्षी 2, इसमें 12 स्टेट हैं दोस्तों, जिसमें मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। मतलब ये सेकंड लास्ट कैटेगरी जो है। और लास्ट कैटेगरी जो है आकांक्षी 3, जो अंतिम कैटेगरी है, उसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। तो अब देख सकते हैं दोस्तों अभी एजुकेशन सेक्टर में कितना ज़्यादा किया जाना बाकी है, क्योंकि टॉप 5 में तो कोई रहा ही नहीं, उतने स्कोर कोई ला नहीं पाया। 6 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें से चंडीगढ़ और पंजाब सबसे ऊपर हैं। उसके बाद 6 स्टेट्स हैं, फिर 12 स्टेट्स हैं, 13 स्टेट हैं, 6 स्टेट्स हैं, फिर 12 स्टेट्स हैं, फिर 13 स्टेट्स हैं और लास्ट में 3 स्टेट्स हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर पे। देखिए दोस्तों डच गवर्नमेंट जो है, नीदरलैंड की जो गवर्नमेंट है, वो कोलैप्स कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट, हैं, उन्होंने माइग्रेशन या अजाइलम जो पॉलिसी है, वो अजाइलम पॉलिसी ठीक से डिवाइस नहीं कर पाए। वो कोई ऐसी अजाइलम पॉलिसी डिवाइस नहीं कर पाए जो म्यूचुअली एग्रीएबल हो, सबको एमिकेबल हो। वो ऐसी अजाइलम पॉलिसी डिवाइस नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से वहाँ जो अजाइलम सीकर्स हैं, वहाँ जो माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ से आए हुए थे, उनको इतनी हार्डशिप फेस करनी पड़ी कि एक छोटे बच्चे की उसमें मृत्यु भी हो गई, जिससे उस कंट्री में आक्रोश हुआ और इनको बाद में रिज़ाइन करना पड़ गया। तो दोस्तों थोड़ा इस क्राइसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि नीदरलैंड में ये क्राइसिस कैसे आई, क्या आई। दोस्तों देखिए सीरिया वॉर के बाद, जब सीरिया वॉर हुआ तो उसके बाद जो अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ से काफ़ी लोग माइग्रेट करके यूरोप में आने लगे। तो उसी सीरीज़ में यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ ने माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट करना चालू किया, और नीदरलैंड्स भी उसमें एक कंट्री था जिन्होंने माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया और उनको अजाइलम देना चालू किया। लेकिन हाल ही में ये जो माइग्रेंट्स हैं ये इतनी ज़्यादा तादाद में आना चालू कर दिए कि नीदरलैंड के लिए अजाइलम देना बड़ा मुश्किल हो गया और उस पर कोई पॉलिसी डिवाइस नहीं हो पा रही थी।
तो इसी सीरीज़ में दोस्तों क्या हुआ कि जो वहाँ माइग्रेंट्स आते थे उनको अजाइलम देने में देरी होती थी और वो बहुत ही अनह्यूमन कंडीशन में उनको रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उसमें लोगों की मौत होने लगी, उनको बीमारी होने लगी और हाल ही में एक बच्चे की मौत हुई, जिससे वहाँ के लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और इनके प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ गया। तो अब देखिए कहाँ से आते हैं नीदरलैंड्स में और यूरोप में ये जो माइग्रेंट्स हैं। देखिए सबसे ज़्यादा सीरियन रिफ्यूजीज़ होते हैं, फिर टर्किश रिफ्यूजी होते हैं, फिर यमन के रिफ्यूजीज़ होते हैं, फिर इरिट्रिया से लोग आए हुए होते हैं, सोमालिया से आए होते हैं और फिर इराक से लोग आए होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, नॉर्थ अफ्रीका से आ रहे हैं, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन है वहाँ से आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनकी प्रॉक्सिमिटी, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है वो यूरोप से नज़दीक है। अब दोस्तों 2014 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आए हैं फ्रांस में, फिर जर्मनी में, फिर स्वीडन में, फिर यूनाइटेड किंगडम में। और मेन कॉजेज़ क्या हैं दोस्तों? वॉर, जैसे सीरियन वॉर, अफगान वॉर, इराक वॉर, लीबियन वॉर। कुछ जो मिडिल ईस्ट के गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ महिलाओं पे बहुत सारी पाबंदी है, लोगों के फ्रीडम पे वहाँ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो लोग एक एब्सोल्यूट फ्रीडम एंजॉय करने के लिए यूरोप आते हैं, जहाँ काफ़ी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी अलग हैं गल्फ़ कंट्री से, इसलिए ये सारी फ्रीडम भी एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ आके अजाइलम लेते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक जो हार्डशिप्स हैं वो इन गल्फ़ कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं। तो इस वजह से एक बेटर लाइफ, एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड को जीने के लिए लोग माइग्रेट करके यूरोप में आ रहे हैं, जिससे इमिग्रेंट प्रॉब्लम, माइग्रेशन का और रिफ्यूजी क्राइसिस यहाँ बढ़ रहा है। हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा कि मेडिटेरेनियन सी में एक पाकिस्तानी एक सीरिया से जहाज़ डूब गई, जिसमें लगभग 300 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई। तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं, इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तस्करी, ये सब भी बढ़ावा मिल रहा है, जो एक प्रॉब्लम यूरोपियन देशों के लिए बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे FC5 पोटैटो की। ये कौन सा पोटैटो दोस्तों? अभी हाल ही में जो भारतीय इंडियन कोर्ट है, मतलब हमारे जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने पेप्सिको की अपील को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें पेप्सिको FC5 पोटैटो पे पेटेंट मांग रहा था। अब दोस्तों FC5 पोटैटो क्या है? दोस्तों लेज़ चिप्स हम सब लोग खाते हैं। तो दोस्तों ये जो चिप्स हैं वो नॉर्मल पोटैटोज से नहीं बनते, वो एक स्पेशल पोटैटो से बनते हैं, जिसको हम FC5 पोटैटोज़ कहते हैं, FC5 पोटैटो कहते हैं। और इस पोटैटो को कहाँ दोस्तों, इस पोटैटो को किसने इन्वेंट किया था? डॉक्टर रॉबर्ट W होप्स। और ये इस पोटैटो पे पेटेंट ले चुके हैं, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ वर्ल्ड की हैं जो इनको पेटेंट इस पोटैटो प्रदान किए हैं, और जिसकी रॉयल्टी इनको अभी भी जाती है। और ये कहाँ रजिस्टर्ड है दोस्तों? USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये रजिस्टर्ड है। दोस्तों इसकी खासियत क्या है इस पोटैटो की? इसमें जो नॉर्मल पोटैटो होता है, नॉर्मल जो आलू होते हैं, उनसे 5% कम मॉइस्चर होता है, और सिर्फ 80% मॉइस्चर कंटेंट के साथ जो ये पोटैटो हैं, इनको चिप्स बनाने के लिए और प्रोसेस्ड फूड बनाने के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। दोस्तों इसमें जो मॉइस्चर जो है वो 5 से 15% कम होती है, तो इस वजह से ये बहुत हार्ड और क्रिस्पी होते हैं, जिसकी वजह से ये इनको लेज़ और अदर चिप्स बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी पोटैटोज़ माने जाते हैं। लेकिन इंडियन कोर्ट्स ने इनको पेटेंट देने से क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर राइट अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ और फार्मर राइट एक्ट के थ्रू बनाई गई है। और दोस्तों ये बनाई गई है इन कन्फर्मिटी विथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट 1978, जिसका इंडिया एक मेंबर है। अब दोस्तों ये एक्ट क्या करता है? दोस्तों इसमें पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन है और पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए ब्रीडिंग और फार्मर्स इंस्टीट्यूशन को वो राइट देता है। और ये राइट्स ये कहते हैं कि कोई भी प्लांट वैरायटी इंडिया में पेटेंट नहीं की जा सकती। तो इसी क्लॉज को यूज़ करते हुए जो हमारे कोर्ट्स हैं, उन्होंने पेप्सिको के इस अपील को ठुकरा दिया है कि इनको जो ये पोटैटो वैरायटी है FC5, इस पे पेटेंट मिले। तो दोस्तों ये FC5 पोटैटो वैरायटीज़ काफ़ी दिन से न्यूज़ में चल रहा था, इसको आपको याद रखना है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा हिंदू एनालिसिस? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम हिंदू एनालिसिस करते हैं, उसको अपलोड करते हैं, वो आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाए।
धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों आप कहेंगे तो इसका, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो इसकी जो PDFs हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।